नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। चमोली आपदा में आज 4 और शव निकाले गए, जिसमें से 3 शव तपोवन टनल से और 1 शव श्रीनगर में मिला है, जिससे आपदा में अब तक कुल 56 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें से 30 की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि 148 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो लापता लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी किया जा रहा है। अब तक इस आपदा में 56 शव बरामद किए जा चुके हैं। 3 और शव आज बरामद किए गए, जिनमें से 4 शव बरामद किए गए। 3 टनल से मिले तो 1 शव श्रीनगर में मिला है। चमोली आपदा पर डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि आने वाले 4 दिनों तक ही अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा, जिसके बाद केवल एसडीआरएफ की कुछ टीमें ही सर्च अभियान से जुड़ेंगी। लेकिन अब अभियान धीरे धीरे समाप्ति की ओर रहेगा। डीजीपी का कहना है कि तब तक जितने लोगों की तलाश टीम कर सकती है करेगी। उसके बाद सभी लापता लोगों को केदारनाथ आपदा की ही तरह पर उनकी ड्यूटी लोकेशन की तर्ज पर मृत माना जाएगा। बॉडीज हो गई जो रिकवर्ड हैं और 29 उनमें से आइडेंटिफाई हो गई। 25 है जिसकी शिनाख्त नहीं हुई है। और जिस पोर्शन में डैम से नीचे लोग वीडियो में गिरते हुए दिख रहे हैं, उसमें अभी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था, तो उसमें उससे दूर किया नदी के पानी की धारा को, तो वो पानी वो थोड़ा सूख रहा, तो कल से उसमें भी ऑपरेशन करेंगे। तो मेरे विचार से अगले 3-4 दिन में ये सारा का सारा मलबा जो दोनों लोकेशंस पे है उसको पूरे को हम खोज लेंगे। एनटीपीसी के अनुसार उसके तपोवन पावर प्रोजेक्ट से 140 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से 15 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। एनटीपीसी इन सभी 140 लोगों के परिजनों को 20-20 लाख का मुआवजा देगी। इसके अलावा वर्कर्स पॉलिसी के तहत 5 से 15 लाख रुपए भी हर मृतक के परिजनों को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जितनी लोगों को मिसिंग एंड बाद में अनफॉर्चुनेट अगर ये मृत मिले, इन सबको हमने आइडेंटिफाई करके 20 लाख रुपया डायरेक्ट देंगे और वर्कर्स कॉम्पेंसेशन पॉलिसी से 5 से 15 लाख का राशि दिलवाएंगे। वहीं अब आपको एनटीपीसी के उस प्रोजेक्ट की तस्वीर दिखाते हैं जो आपदा के पहले थी, लेकिन अब ये जगह मलबे में तब्दील हो गई है। बता दें कि इसी साइट पर 100 से ज्यादा लोग दबे थे। 7 फरवरी को जब तबाही आई थी तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी साइट पर हुआ था। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपदा के पहले की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। उस साइट को आप देख रहे हैं जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था जहां पर, और मलबे में पूरा प्रोजेक्ट दब गया। आपदा के बाद की तस्वीर में वो साफ नजर आ रहा है। वहीं ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में एनडीआरएफ की टीम रिवर साइड पर डॉग स्क्वाड के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। कोशिश की जा रही है कि मलबे में दबे शवों को किसी तरह से निकाला जाए। तपोवन के रैणी स्थित ऋषिगंगा में अब जलस्तर के बढ़ने पर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिल सकेगी। यहां एसडीआरएफ ने वाटर लेवल सेंसर रिमोट मशीन को लगाया है, जिसकी द्वारा नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ ही सायरन बजना शुरू हो जाएगा, जिससे आसपास के लोग अलर्ट हो पाएंगे। जो आप देख रहे हैं पीछे, ये उच्च अधिकारियों के निर्देशन में वाटर लेवल सेंसर अलार्मिंग सिस्टम लगाया गया है, जो कि आप देख रहे हैं पीछे रिवर का जो लेवल अगर रेज करता है तो ये अलार्म काफ़ी तेज़ अलार्म बजा के यहाँ आसपास के जो लोग हैं उनको एहतियातन साउंड की मदद से बता देगा कि वाटर लेवल बढ़ रहा है। आपदा और देवभूमि का चोली दामन का साथ रहा है। इसके बावजूद यहाँ के लोगों की कर्मठता और संवेदनशीलता ही है कि भीषण आपदा के बाद भी वो फिर से उठ खड़े होते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चमोली जिले के तपोवन और रैणी क्षेत्र में कई लोग असमय काल के गाल में समा गए। इसमें स्थानीय लोगों के साथ दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल हैं। अपने भाई लोगों ने सबने बातचीत की रात को कि बोला कि यार वहाँ पे ऐसी दिक्कतें हैं, फिर अब सबका परेशान भी है, कुछ है नहीं, तो हमने कहा कि हम लोग ऐसे करते हैं, खाना वगैरह लेते हैं, वहीं पे बनाएंगे और सब लोगों को खिलाएंगे, भंडारा टाइप का लगा देंगे। तो इसमें हमारा अपना खुद का पर्सनल है, इतने जितने भी लोग भाई लोग हमारे, तो ये इतने ही लोगों का हमारा है। सरकारी मिशन की ओर से यहाँ पर लंगर सेवा चल रही है और हर समय हमारा मिशन जो है, जहाँ भी कोई आपदा आती है, जहाँ भी कहीं पे जो है मानव सेवा की आवश्यकता पड़ती है, तो मिशन हमेशा
भुलाकर सड़क किनारे चूल्हा लगाकर खाना बना रही हैं, जिससे सर्च ऑपरेशन में जुटे जवानों बाहर से अपनों को खोजने आए लोगों का पेट भर सकें। हम सड़क पे इसलिए खाना बना रहे हैं क्योंकि जो बाहर से आए हुए पीड़ित हैं उनके प्रभावितों तक खाने की कमी हो रही है, इसलिए हम खाना बना रहे हैं। और रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ टीम, आर्मी की टीम, सभी टीमों का हम यहाँ पे महिला मंगल दल, हमारी पूरी महिलाएं जो गांव की है, ग्राम तपोवन की, उस भोजन की यहाँ पे व्यवस्था करती है और रात को रोटी बनाने की व्यवस्था करती है। ये देवभूमि है, यहाँ के लोग सबके सुख में सुखी होते हैं तो दुख में भी साथ खड़े होना जानते हैं। यही कारण है कि वो हर आपदा के बाद फिर से उठ खड़े हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए तपोवन सुनील प्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में विधायक बलवंत सिंह भौर्याल, चंदन रामदास, कैलाश चंद्र गहतोड़ी भी मौजूद रहे, जबकि चंद्रा पंत और विशन सिंह चौफाल वर्चुअली जुड़े। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। साथ ही सीएम घोषणा पोर्टल पर सभी घोषणाओं को अपडेट किया जाए। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री की 152 घोषणाओं में से 98 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, बाकी पर काम प्रगति पर है। बागेश्वर में 58 घोषणाओं में से 36 पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं चंपावत में 88 घोषणाओं में से 53 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, बाकी घोषणाओं का काम प्रगति पर है। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य कोच वसीम जाफर के इस्तीफे के बाद से ही एसोसिएशन विवादों में चल रही है। मजहबी एंगल के बाद अब अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ रही है, नुकसान खिलाड़ियों का हो रहा है। साल 2019 में उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन बनी तो पहाड़ के क्रिकेट खिलाड़ियों का वो सपना भी पूरा हुआ जो उन्हें दूसरे राज्यों की टीम से खेलकर देखना पड़ता था। लेकिन एसोसिएशन कभी अध्यक्ष तो कभी खिलाड़ियों के चयन को लेकर विवादों में रही और अब खिलाड़ियों के चयन में मजहबी रंग की बात सामने आ रही है। हालांकि सचिव इस बात से इनकार करते हैं तो एसोसिएशन के मेंबर का कहना है कि उनकी बातों को कभी तवज्जो नहीं दी गई। स्टैंडर्ड स्टिल रहेगी भाई, जाफर के जो प्लेयर है वो भी हमारे पास प्लेयर हैं, 2-3 तो हमसे चेंज करेंगे ना। तो ये कम्युनल एंगल जो ये तो बिल्कुल का बकवास, मैं शुरू से डे 1 से मना करता आ रहा हूँ, ना मैंने दिया ना मैंने बोला। कॉमन में बार हर एक को बोल रहा हूँ कि कॉमन वाला होता तो मैं लाता क्यों। दोनों मेरे सिलेक्शन कमेटी देखिए, दोनों में रिजवान शमशाद चेयरमैन, उधर जैदी चेयरमैन है, प्रोफेशनल प्लेयर मैंने वही रखे हैं, कोई चेंजेस कहीं कुछ नहीं किया, कॉमन का है ही नहीं। बात तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि एक एजीएम बुला दो कम से कम, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पर मंथ अपेक्स काउंसिल होनी चाहिए। कोई अपेक्स काउंसिल की मीटिंग हुई, कई बार रिक्वेस्ट करी, कोई अपेक्स काउंसिल की मीटिंग हुई नहीं इनकी। फिर एक इमरजेंसी कोविड के टाइम पे एक मीटिंग हुई मसूरी के अंदर ऑनलाइन, उसका मैंने विरोध किया अध्यक्ष जी से। वहीं पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि इन सब का नुकसान उभरते हुए खिलाड़ियों को होता है, जबकि पूर्व कोच का मानना है कि खिलाड़ियों को इन सब विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि गेस्ट प्लेयर्स आ रहे हैं, बाहर से गेस्ट कोचेस बुला रहे हैं, उसके बाद भी क्या है कि हमेशा क्वेश्चन उठते हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा है दिक्कत है ना। करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेयर्स को सिर्फ खेलने से मतलब है, उसको अपनी, इस मामले में प्लेयर्स बहुत सेल्फिश है, उसको अपनी गेम से मतलब है, उसको अपनी डेवलपमेंट से मतलब है, उसको किसी इंसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छे कोच का धर्म है कि वो बेहतर खिलाड़ी को बेहतरीन बनाए और एक खिलाड़ी का धर्म है कि वो अपनी टीम के लिए जान लड़ा दे। खेल को मजहब के आधार पर रंगने से असर खेल और खिलाड़ी दोनों पर ही पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कुंभ मेला पुलिस ने मंगलवार को होने वाले बसंत पंचमी स्नान की तैयारी पूरी कर ली है। हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज मैदान में कुंभ मेले की ड्यूटी में तैनात पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया। इस दौरान आईजी संजय गुंजाल ने कहा कि पूरा मेला क्षेत्र को 9 जोन और 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। साथ ही एनएसजी, बीएसएफ, आईटीबीपी समेत पुलिस बलों की तैनाती की गई है। साथ ही भीड़ का दबाव पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी लागू किया जाएगा। सेंटर भी खोला है और धीरे धीरे जैसे जैसे मेला का स्वरूप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो जो खोया पाया सेंटर्स की संख्या भी हम बढ़ाते जाएंगे और इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड जो हमारी पुराने जो ट्रेडिशनल तरीका है उसके साथ साथ हाईली सोफिस्टिकेटेड जो हमारे एआई बेस्ड सिस्टम है उसका भी यूज़ भविष्य में किया जाएगा।
और हैफेजर्ड जब एक बार चीज़ हो जाती है तो उसको ठीक करने में जितना वक्त लगता है वो फिर फायर फाइटिंग हो जाती है। कुंभ मेले में जूना, अग्नि और आवाहन 3 अखाड़ों की धर्म ध्वजा और पेशवाई की तारीख घोषित हो गई है। 3 मार्च को धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी, तो वहीं 4 मार्च को जूना और अग्नि अखाड़े की शामपुर कांगड़ी से छावनी तक पेशवाई निकाली जाएगी, तो 5 मार्च को आवाहन अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी। जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी ने अपर मेलाधिकारी के साथ पेशवाई मार्ग का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा की तैयारी नरेंद्र नगर राजवंश ने पूरी कर ली है। बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय होगी। राज पुरोहित पूजा पाठ के बाद तारीख की घोषणा करेंगे, तो वहीं इसके लिए नरेंद्र नगर राजवंश के राज पुरोहित और देवस्थानम बोर्ड बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की तैयारी में जुट गए हैं। महाराजा मनोजेंद्र शाह की जन्म कुंडी से दिन कपाट खोलने का तय किया जाएगा। शुभ होगा उसकी लगन पत्रिका बना करके और उसकी हम लोग घोषणा कल मध्याह्न में 12 बजे। उत्तराखंड शिक्षा विभाग अब रीजनल बोली को प्राइमरी क्लासेस से ही स्कूलों में पढ़ाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब शिक्षा विभाग गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोली का ज्ञान बच्चों को देगा, जिसके लिए प्लेइंग कार्ड्स बनाए गए हैं, जो क्लास 1 से क्लास 3 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसमें प्राइमरी क्लासेस में ही बच्चों को गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा में कविता और पाठ पढ़ाए जाएंगे। कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी इस बार हमारी गवर्नमेंट ने घोषित की हुई है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि जो छोटे बच्चे जो हैं मातृभाषा में सीखें, जिससे कि उनका सीखना, उनका बोलना, उनका सुनने की क्षमता उन पर विकसित हो पाए, और वो क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ेंगे तो उनकी समझ अच्छी विकसित हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी में रीडिंग कार्ड्स बनाए हुए हैं बच्चों की रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए। तो उसमें कहानी वाले कार्ड्स छोटे बच्चों के लिए हैं, 1 से। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। गर्मियां आते ही उत्तराखंड के जंगल आग से धधकने लगते हैं, जिसे देखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी से तैयारियां शुरू कर चुका है। विशेषकर स्टेट और नेशनल हाईवे के आसपास मौजूद जंगलों में फॉरेस्ट टीमें जमीन पर गिरे पत्तों को जलाकर फायर लाइन बना रही हैं, ताकि जंगलों में आग का खतरा कम हो। हल्द्वानी और रुद्रपुर के तराई भाबर के जंगलों में इन दिनों फायर लाइन बनाने का काम जारी है। ये अभी इसमें ये फायर जो आगे भयंकर भीषण गर्मी आएगी आगे को, तो उसमें इसको कंट्रोल करने के लिए जो ये हल्के पत्ते गिर रहे हैं इनको जला दिया जाता है रोड साइड, ताकि बाद में अगर प्रचंड गर्मी चलेगी तो उसमें अंदर भयानक जंगल के रूप में उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो। चमोली आपदा ने सभी को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इसके बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे और रुद्रप्रयाग में बन रहे बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे का मलबा या तो नदियों में डाला जा रहा है या फिर इस नदियों के किनारे डंपिंग जोन बनाकर उसमें जमा किया जा रहा है। इसे लेकर पर्यावरणविद अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी डंपिंग जोन को दीवारों से पैक किया गया है। आज भी मंदाकिनी नदी के किनारे 100 से अधिक डंप यार्ड हैं, मलबे के ढेर हैं, जो कभी भी टूट सकते हैं। जब भी कोई अगर इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी तत्काल जांच करवा के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जितने भी डंपिंग जोन चिन्हित हैं वो मानकों के अनुसार फॉरेस्ट विभाग से आख्या प्राप्त करके, सिंचाई से आख्या प्राप्त करके बनाए जा रहे हैं, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। कोविड-19 के चलते सबसे ज्यादा नुकसान पहाड़ में टूरिज्म को हुआ, तो वहीं स्नोफॉल की कमी के कारण भी पर्यटक कम ही पहाड़ आए। लेकिन अब कारोबारी बर्ड वॉचिंग सीजन को भुनाने में जुट गए हैं। नैनीताल के आसपास होटल और रिजॉर्ट बर्ड वॉचिंग सीजन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पीक सीजन में लॉकडाउन से हुए नुकसान के बाद कारोबारी बर्ड वॉचिंग को लेकर पर्यटकों को लुभाने में जुटे हैं और कई तरह से ऑफर्स भी दे रहे हैं। बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन के तौर पर पहचान रखने वाले पंगूट, सौर, सिकड़ी समेत अन्य स्थानों पर रिजॉर्ट मालिक इन बर्ड वॉचरों को न्योता दे रहे हैं। बर्ड वॉचर भी इस सीजन को पक्षी प्रेमियों के लिए सही समय मानते हैं। बर्ड वॉचिंग यहाँ पर बहुत सारी जो है संभावनाएं हैं और काफ़ी समय से जो है ये क्षेत्र काफ़ी भारत के मानचित्र में जो है ये क्षेत्र जो है प्रसिद्ध रहा है। नवंबर से लेके और अप्रैल तक
वो सबसे बढ़िया सीजन रहता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बर्ड्स जो है इस एरिया में आते हैं। दरअसल उत्तराखंड में करीब 694 तरह के पक्षी मिलते हैं और नैनीताल के आसपास 400 तरह की चिड़ियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। नेचर टूरिस्टों के लिए बेहतर डेस्टिनेशन नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन में वन विभाग भी पक्षी प्रेमियों के लिए बर्ड वॉचिंग ट्रेल बना रहा है। स्थानीय युवाओं को भी नेचर गाइड के तौर पर तैयार कर उन्हें रोजगार देने की पहल हो रही है। स्थानीय कारोबारी भी इसे लेकर उत्साहित हैं और सुविधाओं को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और उसके साथ साथ हमारे जो युवक जो बेरोजगार हैं उनको भी रोज़गार का मौका मिलेगा, कि वो भी उनके साथ रोज़गार के साथ जुड़ेंगे, जैसे बर्ड वॉचिंग वगैरह और भी जो गतिविधि होंगे, ट्रैकिंग वगैरह करवाएंगे। तो लगता है कि नंदा देवी बर्ड रिजर्व कंजर्वेशन अगर सही रूप में लागू हो गया यहाँ पर तो अच्छा रोज़गार मिलेगा। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन ही नहीं, जनवरी से अप्रैल तक बर्ड वॉचिंग सीजन भी कारोबारियों के लिए अहम होता है। ऐसे में कारोबारी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर आप भी पक्षियों का दीदार करना चाहते हैं तो आप भी पहाड़ आ सकते हैं। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कुंभ मेले से पहले हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र को भिखारी मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। आज पुलिस ने अभियान चलाकर लगभग 70 भिखारियों को पकड़ा और सभी को कोर्ट में पेश किया गया। तो वहीं कोर्ट में पेशी से पहले सभी भिखारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी 200 भिखारियों को पकड़ा गया था और आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। 16-17 फरवरी को टिहरी लेक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन लेक फेस्टिवल में इस बार रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। चमोली आपदा को देखते हुए भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा और आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके साथ ही लेक फेस्टिवल में साहसिक खेलों में इस बार आर्मी, ITBP, BSF के जवानों के करतब भी देखने को मिलेंगे। हम तो किसी भी तरीके के ढोल नगाड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर नहीं होंगे। इनफैक्ट भजन गायन के माध्यम से हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे आपदा पीड़ित परिवारों को और जो परिजन उन्होंने खोए हैं उनको। देखते हैं पहाड़ एक्सप्रेस। रुड़की जेल के उप कारागार अधीक्षक बनाए जाने पर प्रदीप राय ने कहा, बड़ा चैलेंज जरूर है लेकिन व्यवस्थाएं सुधारने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। टिहरी के पलास गांव के ग्रामीणों ने हेवल नदी में होटल द्वारा अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। शिकायत पर वन विभाग ने काम रुकवाया। अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकाला और मांगों को पूरा करने की मांग की। अल्मोड़ा में SSP ने जिले भर के थाना और चौकी प्रभारियों की बैठक ली और नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने अल्मोड़ा नारी निकेतन का निरीक्षण किया और कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। खटीमा के मुस्ताजर गांव की सड़क को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सड़क निर्माण न करने का आरोप लगाया। 2022 के चुनाव को लेकर अब UKD भी सक्रिय हो रही है। नैनीताल में कई लोगों ने UKD की सदस्यता ली।